शायद देखा गया है कि अपनी जन्मस्थली से सभी को लगाव होता है। मुझे भी है अपने शहर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद चूड़ियों और कांच के सामान का उत्पादन केंद्र होने के कारण जग प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन ताजमहल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फिरोजाबाद का सर्वाधिक उपयुक्त परिचय चंदवार का उल्लेख करके ही दिया जा सकता है। जी हाँ, यह वही चंदवार है जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 2 स्थानों पर दिया है। फिरोजाबाद से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर यमुना के तट पर बसा चंदवार ही फिरोजाबाद का जनक है। चंदवार वहाँ सन 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद जीती हुई लड़ाई हार गया था। गोरी की फौज की तरफ से चलाए गए एक तीर ने जयचंद की जान ले ली और उसकी फौज में भगदड़ मच गई। इसके अतिरिक्त चौहान राजाओं की कीर्ति की कहानियां कहता और जैन धर्म की पताका फहराता इतिहास प्रसिद्ध यह स्थल सदियों तक उपेक्षित रहा, लेकिन सन 1970 में फिरोजाबाद के साहित्यकार व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रतनलाल बंसल ने चंदवार और फिरोजाबाद का प्राचीन इतिहास लिखकर इस स्थल को पुनः प्रकाशित कर दिया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हरियाणा से आकर फिरोजाबाद में बसे एक वैश्य परिवार के वंशज रहे श्री रतनलाल बंसल ने अपने जीवन के 72 वसंत देखे। आर्थिक कष्टों का सामना करते हुए उन्होंने अपने परिवार की नैया पार लगाई, साथ ही आजादी की लड़ाई में भाग लिया और फिर कलम के सिपाही बने। सन 1951 के मार्च माह की 11 तारीख को मेरा जन्म और परवरिश इसी परिवार में हुई। हम 7 भाई बहन थे। पिताजी को बाबूजी कहते, बाबूजी के मित्र हमारी माँ को भाभी कहते, तो हम लोगों के लिए भी हमारी माँ भाभी बन गई। बाबूजी की कहानी। मुझे स्मरण है, हम लोग गर्मियों के दिनों में रात के वक्त सोने से पहले बाबूजी के इर्द गिर्द बैठ जाते और आज़ादी के आंदोलन के किस्से कहानी सुनाने की जिद कर बैठते। बाबूजी को हमारे सवाल अच्छे लगते और चारपाई पर लेटे लेटे हमारी जिज्ञासाओं को तन्मयता के साथ शांत करते। मेरी उम्र 20-22 की होगी। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। फिरोजाबाद के गली कूचों में टोरी बच्चा हाय हाय की धूम थी। मेरे परिवार में सिर्फ माँ थी। बड़ी बहन की शादी जेवर में हो गई थी। तब हम अपने पैतृक मकान पुरानी मंडी में रहते थे। पिताजी फिरोजाबाद के धनाढ्य रानीवाला परिवार में मुनीम थे। इस परिवार का व्यापार कई अन्य नगरों में फैला हुआ था, खुर्जा में भी था। पिताजी का देहांत 55 साल की अवस्था में हो गया था। तब मैं 11 साल का था। मुझे कौन पढ़ाता? मैं गांधी जी के इस आंदोलन में कूद गया, पकड़ा गया और फिर आगरा की जेल, वर्तमान में संजय पैलेस में 3 माह रहा। जेल से लौटकर आया तो अम्मा अर्थात हमारी दादी को घर की चौखट पर प्रतीक्षा करते पाया। तो पड़ोसियों ने बताया कि अम्मा ने 3 माह इसी तरह चौखट पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा में काटे थे। बाबूजी ने किसी दूसरे दिन आगे की कहानी कही थी। हमारे मकान के नजदीक ही दादा बनारसी दास चतुर्वेदी का आवास था। दादाजी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका विशाल भारत सन 1929 में श्री रामानंद चटर्जी द्वारा स्थापित पत्रिका विशाल भारत के संपादक थे। कलकत्ता आते जाते थे और फिरोजाबाद में उनके घर और देश भर के प्रसिद्ध लोग, क्रांतिकारी, लेखक, साहित्यकार आते जाते थे। मानो उन लोगों के लिए दादाजी का मकान एक तीर्थ स्थल था। मैं भी उनके पास उठने बैठने लगा, उनकी बातें सुनता और जो भी लोग उसे आते उनसे बातें करता। बाबूजी ने बताया, मेरी स्कूली शिक्षा नगण्य थी
फिर भी कागज पर कलम चलाने लगा। एक दिन मैंने एक कहानी लिखी, मन के बंधन। मुझे संकोच हुआ, अतः दादाजी को यह कहानी अपने हाथों से न पकड़ाकर चुपचाप उनके तकिए के नीचे रखाया। एक माह बाद दादाजी ने विशाल भारत का अंक मेरे हाथों में पकड़ाया और उसमें छवी मेरी कहानी दिखाई। मुझे कुछ पारिश्रमिक भी मिला। तब मेरे मन में आया कि मैं कहानी और लेख लिख कर अपना और अपनी माँ का पेट भर सकता हूँ। बाबूजी की वर्णन शैली बहुत प्रभावी थी। हमको उनकी बातें रोचक लगती। हम सब भाई बहन बाबूजी के अतीत में ऐसे खो जाते कि वक्त की याद न रहती। काफी रात निकल जाती तो भाभी बाबूजी को टोकते, अपनी राम कहानी सुनाते रहोगे या इन बच्चों को सोने भी दोगे। और फिर हम लोग आसमान में आंखें फाड़कर ध्रुव तारे और सप्तऋषि मंडल की तलाश करते करते सो जाते। ये क्रम न जाने कितनी रातें चला होगा। बाबूजी कलम के सिपाही बन गए। देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव, इंसानियत आदि उनके लेखन के विषय बने। भाभी ने मुझे एक मर्म की बात बताई थी जिसे स्मरण कर मैं आज भी रोमांचित हो उठता हूँ। बाबूजी ने आजादी से पहले 3 क्रांतिकारी शहीद, रेशमी पत्रों का षड्यंत्र, आज के शहीद, मुस्लिम देशभक्त आदि पुस्तकें लिखी थी। ये पुस्तकें अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंधित कर दी थी। आजादी के बाद बाबूजी ने शहीद भगत सिंह स्मारक मंडल का गठन कर भगत सिंह का अनुसंधान करने की योजना बनाई थी। यह बात 1952-53 की है। सामग्री जुटाने के लिए बाबूजी भाभी मुझे लेकर 2 माह सहारनपुर में शहीद भगत सिंह के परिजनों के घर में रहे थे। शहीद भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु हमारे खाने पीने का इंतजाम करती थी। इस संस्था ने आगे क्या किया मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैंने अपने घर के पुस्तकालय में एक बक्सा देखा था। इसमें शहीद भगत सिंह स्मारक मंडल के अनेक हस्तलिखित कागज रखे थे। स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र ठुकराया। बाबूजी ने अपने 72 साल के जीवन में कुल मिलाकर 37 पुस्तकें लिखी और 20,000 से ज्यादा लेख देश भर के तमाम अखबारों पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। सन 1947 में देश आजाद हुआ तो देश के लिए जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। बाबूजी ने स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र यह कहकर ठुकरा दिया कि देश सेवा की कोई कीमत नहीं होती। मुझे मालूम है स्वतंत्रता सेनानी संग्राम प्रमाण पत्र से न जाने कितने लोगों ने लाभ उठाया। नकली प्रमाण पत्र भी बने, लेकिन हम भाई बहनों में से किसी को बाबूजी द्वारा प्रमाण पत्र न स्वीकार किए जाने का अफसोस आज तक नहीं। फिरोजाबाद में बाबूजी का एक प्रशंसक जो अपने खेत को आवासीय कॉलोनी में तब्दील कर रहा था ने प्रस्ताव रखा, आप किराए के मकान में कब तक रहेंगे? आपको मैं एक प्लॉट देना चाहता हूँ जिसके पैसे आप अपनी सुविधा से चुका देना। धीरे धीरे आप अपना निजी मकान बना लेंगे। हमारी भाभी को यह बात बहुत भाई, लेकिन बाबूजी ने उसके लुभावने प्रस्ताव को टालते हुए कहा था कि अब देश आजाद हो गया है, सरकार सभी को मकान देगी। दरअसल फिरोजाबाद में अकबर के काल में हमारे पूर्वजों द्वारा बनवाया गया एक मकान था। हमारा जन्म इसी मकान में हुआ था, लेकिन सन 1957 में जब मैं 6 साल का था, बाबूजी को कर्ज चुकाने के लिए मकान अपने नजदीकी रिश्तेदार जसवंत राय को बेचना पड़ा, जो मकान के आधे भाग के पहले से ही मालिक थे। इस रिश्तेदार ने बाबूजी की समय समय पर आर्थिक मदद की थी, जिसकी मूलधन और ब्याज चिट्ठा का 10 साल से सुरक्षित उन्होंने रखा था। हम लोग गुजारे के लिए हनुमान रोड स्थित किराए के मकान में आ गए। इस मकान मालिक की कहानी मजेदार है। इस मकान के मालिक केदारनाथ जिंदल स्वतंत्रता सेनानी थे। बाबूजी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वो जेल गए थे। गांधी वक्त से खादी का कुर्ता धोती पहनते और टोपी लगाते थे। अपने घर पर
स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र बड़ी शान से अपनी बैठक की दीवार पर टांग रखा था। केदारनाथ आजादी मिलते ही अपने भाइयों के साथ व्यापार में लग गई। शहर के बाहर एक सस्ती जमीन का टुकड़ा खरीदा और 8 मकान बना दिए किराए के लिए। हम लोग केदारनाथ का सम्मान करते। बाबूजी जीवन भर आर्थिक तंगी में रहे और किराया देने में दिक्कत आती थी। कई माह का किराया चढ़ जाता तो केदारनाथ के तेवर भी चढ़ जाते, देखे लायक होते। वह मुकदमे पुलिस की धमकी देते। बाबूजी को परेशान देख भाभी ने कई बार अपने आभूषण मकान वाले केदारनाथ को सौंपे थे। इन दृश्यों को देखकर मैं सोचा करता कि यह कैसा स्वतंत्रता सेनानी है। पहले मोदी सरकार से लड़ता था, अब अपने लोगों से। केदारनाथ ही नहीं, अपने जीवन में मैंने अनेक लोगों को आजादी के बाद चोला बदलते देखा। संविधान लागू होते होते सच्चे देशभक्तों के सपने टूट गए थे। उनमें हमारे बाबूजी भी थे। बाबूजी ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। उन्हें दिल्ली से अपने संपर्कों के माध्यम से लोकसभा चुनाव में खड़े किए जाने का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन कांग्रेस के चुनाव लड़ने के कई प्रस्तावों को बाबूजी हंसकर टाल दिया करते थे।